हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। ठीक है, और ये सारे पार्ट्स नोट फॉर्मेट आपके फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल होगा। इसीलिए नोट फॉर्मेट देखते ही आपको स्लाइड चेंज करना होता है, दूसरे वीडियोस पे जाना होता है, तो ऐसा लॉस ना हो आपका। नोट फॉर्मेट का पर्पस क्या, पहले ये तो सुन लो कि नोट फॉर्मेट का पर्पस ये होता है कि फ्यूचर में हमें किस तरह से लिखना होता है वो हमें पता चलता है। नोट फॉर्मेट का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप नोट से डायरेक्ट हो रहा है तो कुछ समझे नहीं समझे, सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है आपको। क्लियर है? ठीक है, तो नोट फॉर्मेट में क्या होता है बेटा कि फ्यूचर के अंदर भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होती। नोट फॉर्मेट से आपको ये आइडिया लग जाता है कि हमें कैसे लिखना है। आंसर हमें सब आते हैं सर, लेकिन हमें लिखना नहीं आता, कैसे लिखें उसको, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करें। आपको पता है कि रिप्रेजेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है तो आपको कोई भी मार्क्स इजीली कट नहीं कर सकता। आप अपने परसेंटेज में इंप्रूवमेंट ला सकते हो। क्लियर? ओके, तो इस चीज लिए नोट फॉर्मेट तैयार किया जाता है। बोर्ड फॉर्मेट नहीं बना रहा, मैं एक नोट फॉर्मेट ही प्रिपेयर कर रहा हूं, जिससे कि जो स्टूडेंट्स अच्छे हैं, पढ़ने में काफी अच्छे हैं लेकिन स्कोर कवर नहीं कर पाते हैं, इसीलिए नोट फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ध्यान से समझो। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन इन विच मोर केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace the less reactive element। मीन्स ध्यान देना, more reactive element and less reactive element from its compound या solution is called the displacement reaction। अब ध्यान से सुनो, डेफिनेशन बोलना क्या चाहता है। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा ना बेटा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट वो क्या करेगा, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको वहां से उठा देगा और उसकी जगह खुद आके बैठ जाएगा। अब देखो रिएक्शन में, देखो कॉपर सल्फेट रिएक्ट कर रहा है जिंक के साथ, तो जिंक देखो क्या कर दिया इसने, कॉपर को यहां से डिस्प्ले कर दिया और देखो जिंक आके यहां पे बैठ गया। जिंक बैठ गया यहां पे और कॉपर को यहां से रिमूव कर दिया इसने। क्लियर? ऐसा कब पॉसिबल है कि जिंक की रिएक्टिविटी, जिंक का जो रिएक्शन पावर है, जो रिएक्टिविटी पावर है वो कॉपर से ज्यादा हो, तभी वो क्या कर सकता है, यहां से कॉपर को भगा सकता है और यहां पे आके बैठ सकता है। तो देखो मैंने यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखी है आपके सामने कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड सबसे लेस रिएक्टिव है, कौन, गोल्ड, और सबसे हाई रिएक्टिव है पोटेशियम। ठीक है, आप देखो यहां पे कॉपर और जिंक को चेक करो, ये देखो यहां पे है कॉपर और यहां पे है जिंक, तो कॉपर से तो जिंक की रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो मैंने क्या बोला, जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को वहां से रिप्लेस कर सकता है और उसकी जगह पे खुद आके बैठ सकता है। उसे क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, जगह चेंज करना। ठीक है, सपोज करो आप टू फ्रेंड्स कहीं बैठे हो, ठीक है, टू फ्रेंड्स से जो बहुत बातें करते हैं, ठीक है, और वो दोनों बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं, तो उनको यहां से डिस्प्लेस तो करना पड़ेगा, उन दोनों की जगह तो चेंज करनी, या दोनों को चेंज करो या किसी एक को चेंज करो। तो क्या किसी एक को चेंज करते हैं, तो किसी एक स्टूडेंट को वहां से खड़ा करना है, उसकी जगह चेंज करनी है, तो कैसे पॉसिबल है, जब उन दोनों से पावरफुल कोई पर्सन हो, उन दोनों से हाई रिएक्टिव अगर कोई पर्सन होगा तो वो क्या कर सकता है, उसको वहां से उठा के दूसरी जगह बिठा सकता है। ठीक है, तो सपोज उससे कोई हाई रिएक्टिव आ गया तो क्या करेगा, उसे बोलेगा चल तू यहां से उठ, उसको वहां से उठा देगा और वो खुद आके वहां बैठ जाएगा। मींस रिएक्टिविटी। डिस्प्लेसमेंट में हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि प्लेस चेंज होना, किसका, एलिमेंट्स का प्लेस चेंज होना। लेकिन कैसे, कि हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस रिप्लेस कर सकता है। समझ में आई बात? इसीलिए डिपेंड करता है हाई रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी पे। इसलिए रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने दिया हुआ है, ये आपके आगे फ्यूचर में भी काम आएगा, 10th स्टैंडर्ड में भी आपके काम आएगा, 11th 12th साइंस में जाओगे तो भी आपके काम आएगा। इसलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 20 से आपके फ्यूचर तक आपके काम आने वाला है। वो चीज मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, अब देखो आगे यूजेस ऑफ मेटल। यूजेस ऑफ मेटल्स देखो, आयरन एंड स्टील आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। आयरन एंड स्टील आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। इस कंस्ट्रक्शन पर्पस का मीनिंग क्या हुआ कि आयरन और स्टील का यूज हम लोग कंस्ट्रक्शन, अलग अलग चीजें हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। कुछ भी बना, बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं ना बेटा,
तो उसके अंदर हम लोग हाईली मेटल्स यूज करते हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सॉलिड होते हैं, इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, मर्क्यूरी इज यूज इन द थर्मोमीटर। मर्क्यूरी आपने थर्मोमीटर देखा होगा, ठीक है, डॉक्टर के पास जो थर्मोमीटर होता है वो अब तो डिजिटल आ चुके हैं। अपने हम लोग कहीं लैब में जाते हैं, लैब में भी टेम्परेचर मेजर के लिए थर्मोमीटर होता है, उसके अंदर जो फील्ड होता है वो मर्क्यूरी होता है। क्लियर, ओके। और मर्क्यूरी हमने देखा था एक्सेप्शन एक तरह का, सभी मेटल्स नॉर्मल क्या होता है, सॉलिड होते हैं, लेकिन मर्क्यूरी ही ऐसा जो रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है बेटा, लिक्विड फॉर्म में होता है। ओके, ठीक है। अब देखो आगे, एल्यूमिनियम आर यूज्ड एज इंसुलेटिंग वायर। ठीक है, इंसुलेशन वायर है वो। इंसुलेशन वायर का मतलब क्या हो गया कि इजीली वहां से करंट को जाने देगा, इंसुलेट करने देगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है, सिल्वर फॉइल इज यूज्ड इन स्वीट। सिल्वर फॉइल आपने देखा होगा स्वीट्स, अब कहते हैं स्वीट के ऊपर देखा होगा सिल्वर सिल्वर की एकदम पतली पतली सी लेयर बनी हुई होती है स्वीट्स के ऊपर, जैसे काजू कतली देखा होगा आपने, उसके ऊपर स्वीट की लेयर बनी होती है, जो सिल्वर फॉइल होता है उसकी लेयर होती है उसके ऊपर, तो वहां पे भी हम लोग यूज करते हैं इसका। जिंक इज यूज फॉर द गैल्वेनाइजिंग टू प्रिवेंट द रस्टिंग। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस का मीनिंग होता है कि सपोज आयरन की हमने बड़ी सी एक बोर्ड बनाई हुई है, तो उसके ऊपर हम लोग जिंक का पेंट कर देते हैं, जिंक का कलर लगा देते हैं। क्यों ऐसे करते हैं पता है, क्योंकि जिंक क्या करता है, आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है। देखो यहां पे देख लो, जिंक क्या आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, पहले रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, और पहले रिएक्ट करने की कोशिश करेगा तो आयरन का नंबर नहीं लगेगा, तो आयरन का नंबर नहीं लगेगा तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी, मींस रस्टिंग नहीं होगी। इसलिए हम लोग ये जो प्रोसेस होती है, जिंक की लेयर किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइज, क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजिंग बोला है, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है वो, जिसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है, जिससे हम लोग रस्टिंग, जंग लगना रोक सकते हैं। ठीक है, ओके। आयरन इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल। आयरन क्या होते हैं, ऑटोमोबाइल में यूज होते हैं, जो भी हम लोग व्हीकल्स बनाते हैं उन सब में क्या होता है, आयरन का यूज होता ही है। ठीक है, कॉपर इज यूज फॉर मेकिंग केबल। कॉपर का यूज क्या है, केबल को बनाने के लिए, जो केबल वायर्स हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली कॉपर का ही होता है, कि कॉपर अच्छा कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम का भी यूज करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कॉपर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है, उससे ज्यादा तो सिल्वर और गोल्ड की भी होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए हम लोग उसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉपर थोड़ा सा क्या होता है, लेस एक्सपेंसिव है, इसलिए हम कॉपर का ज्यादा यूज करते हैं, किसमें, केबल वायर बनाने के अंदर। क्लियर हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो अभी, यूजेस ऑफ नॉन मेटल। देखो यूजेस ऑफ नॉन मेटल जो है ना, आपकी बुक के अंदर जो दिया है ना बेटा, उस बुक के अंदर के हर एक पॉइंट को मैंने अलग अलग लेने की ट्राई किया। वहां पे खाली आपको डायरेक्ट दिया हुआ है कि नॉन मेटल इज यूज फॉर द ब्रीदिंग, नॉन मेटल यूज इन द फर्टिलाइजर ऑफ द एनहांस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो कौन से नॉन मेटल्स हैं, वो नॉन मेटल्स मैंने आंसर के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर पढ़ोगे तो लास्ट में यूजेस ऑफ नॉन मेटल दिया होगा, वहां पे ऐसे ही दिया है कि यहाँ पे नॉन मेटल यूज्ड, नॉन मेटल लिख दिया, कौन सा नॉन मेटल है वो नहीं लिखा। यहाँ पे नॉन मेटल लिख दिया, कौन सा नॉन मेटल वो नहीं लिखा, लिख दिया नॉन मेटल यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पे लिख दिया नॉन मेटल इज यूज्ड इन क्रैकर्स, नॉन मेटल इज अप्लाइड ऑन वुंड एंड एंटीसेप्टिक, ये लिख दिया। लेकिन मैंने सभी के आंसर के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है, जिससे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन या डाउट ना हो। ओके, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज फॉर द ब्रीथिंग। हम लोग जानते हैं ब्रीथिंग के लिए हमें कौन सी चीज की रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन क्या होता है, नॉन मेटल होता है। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू एनहांस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाइट्रोजन क्या करते हैं, अच्छा फर्टिलाइजर है। नाइट्रोजन भी और फॉस्फोरस भी एक तरह से अच्छे फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, लैंड की फर्टिलिटी को इंप्रूव करता है। लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव करेगा मतलब कि उसकी फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी होगी। क्लियर, ओके। क्लोरीन यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस। क्लोरीन, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीनेशन प्रोसेस किया जाता है। क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन का मतलब उसके अंदर क्लोरीन ऐड किया जाता है और वाटर को प्योरीफाई किया जाता है, जिससे क्या होता है, अंदर जो जर्म्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो मर जाते हैं क्लोरीनेशन से। ठीक है, इसलिए हम लोग, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है। फॉस्फोरस इज यूज्ड फॉर क्रैकर्स, जो हम लोग फटाके वटाके फोड़ते हैं, क्रैकर्स। ठीक है, उस किसके अंदर किससे बना हुआ होता है, वो फॉस्फोरस से बना होता है। क्लियर। आयोडीन इज अप्लाइड ऑन द वुंड एंड एंटीसेप्टिक। आयोडीन भी एक क्या होता है, नॉन मेटल होता है, जो एंटीसेप्टिक की, हमें कहीं चोट लग जाती है तो एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। कौन, आयोडीन। समझ में आ रही बात। ठीक है, सारी प्रोसीजर आपको अच्छे से याद रखना है, सारी चीजें आपको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, अब बोले सर ये सब हमें कैसे पता चलेगा, तो मैंने बोला ना बेटा आपको कि 30 एलिमेंट्स आप लर्न कर लो पीरियोडिक टेबल में से। 30 में से मेटल अलग कर लो, नॉन मेटल अलग कर लो और मेटलॉइड अलग कर लो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन कौन से मेटल है, कौन कौन से नॉन मेटल्स हैं।
समझ में आई? सिंपल है, 118 एलिमेंट्स है बेटा, उसमें से ओनली 30 एलिमेंट्स आपको मैंने बोला है कि आप लर्न कर लेना, जिससे कि इन फ्यूचर भी आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अच्छे से स्टडी करो, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू, बाय।